तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था कि सर ईटीपी का भी वीडियो अपलोड कीजिए। कुछ वीडियो पहले से ही मैंने ईटीपी का अपलोड किया है, लेकिन बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर आगे के टॉपिक्स के लिए भी आप वीडियो अपलोड कीजिए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि एग्ज़ाम से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प कर दूँगा। तो ये जो मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ वो स्पेशली डेडिकेटेड है उन्हीं बच्चों के लिए जो क्लास 12th में है, चाहे वो जैक बोर्ड से हो या बिहार बोर्ड से हो। यदि आपका सब्जेक्ट ईटीपी या ईपीएस जो भी बोलते हैं आप, एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता, ये अगर आपका सब्जेक्ट है क्लास 12th में, और आप अगर 2024 में जो आप लोगों का एग्जाम है उसकी तैयारी अगर आप कर रहे हैं 23-24 का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन रेगुलरली पूछा जा रहा है हर साल, इससे आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारा वीडियो आप लोगों को क्लास 12 का ईटीपी का आप लोगों को मिल जाएगा, बीएसटी का भी है, और इकोनॉमिक्स का भी साथ भी कुछ न कुछ वीडियो जो है आपको डाल दिया गया है। जितने भी वीडियोस हैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग एक चैप्टर जो देखने वाले हैं वो आपका जैक बोर्ड के विद्यार्थी हो या फिर बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हो, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस लगभग दोनों बोर्ड का सेम ही रहता है। और ईटीपी का जो क्वेश्चन आता है या ईपीएस का जो क्वेश्चन आता है वो बहुत ज़्यादा मैच करता है, मतलब दोनों बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। तो ये है क्लास 12 जो 23-24 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का हम लोग का टॉपिक। तो आज हम लोग जिसको पढ़ने वाले हैं वो है लागत का निर्धारण, या फिर लागत बोल के आप लोगों का एक चैप्टर रहेगा, ठीक है, कॉस्ट करके। तो उससे रिलेटेड हम लोग जितने भी चीज़ें हैं वो देखने वाले हैं इस वीडियो में। इससे बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग अगर जाके देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस चैप्टर से या फिर इस टॉपिक से मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते, देखिए लागत का निर्धारण या लागत क्या है, ठीक है। और ये जो है ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा अच्छे से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी लेके बैठिए और नोट्स बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। तो लागत का निर्धारण, देखिए प्रत्येक उद्यमी का उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। लाभ, विक्रय मूल्य और लागत का अंतर है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी उद्यमी हैं या फिर बिजनेसमैन है, सबका अल्टीमेट उद्देश्य जो होता है वो लाभ कमाना ही होता है, ठीक है। और लाभ हम लोग तभी कमा सकते हैं कि जब हम लोगों का जो विक्रय मूल्य है और लागत है दोनों में अच्छा खासा अंतर होगा, ठीक है। यानी मतलब कोई प्रोडक्ट अगर हम लोग बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में अगर हम लोग को जितना खर्च आ रहा है और जिस प्राइस पे हम लोग अपना प्रोडक्ट को बेच पा रहे हैं, उन दोनों में जितना अधिक अंतर होगा उतना ज़्यादा हम लोग को लाभ मिल पाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं और वो 10 रुपये का आ रहा है और उसको हम लोग 15 में बेच रहे हैं, तो हम लोग को 5 रुपये का प्रॉफिट इस तरह से मिल सकता है। और अगर इस गैप को हम लोग ज़्यादा कर पाएँ, यानी हम लोग लागत को अगर कम कर पाएँ, 10 से उसको 8 कर पाएँ या फिर 7 कर पाएँ, तो इससे हम लोग का प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली वही देखने वाले हैं कि कैसे करके हम लोग लागत को लेकर विभिन्न निर्णय लेंगे, कैसे करके उसको कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो ये जो लाभ है वो विक्रय मूल्य और लागत का जो जितना अंतर होता है उस पर निर्भर करता है। क्योंकि विक्रय मूल्य पर उद्यमी का कोई नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि विक्रय मूल्य बाजार पर निर्भर करता है। अतः एक उद्यमी को अपने उत्पाद लागत का अध्ययन करना चाहिए और उस पर नियंत्रण रखना चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि कैसे करके एक उद्यमी अपने उत्पाद जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उस पे अपना कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, लागत को कंट्रोल कर सके, ठीक है। और जो लाभ होता है, देखिए लाभ यानी लाभ जो आपका बनेगा वो लागत और विक्रय मूल्य के अंतर में बनेगा। ये अंतर आपका जितना अधिक होगा आपका लागत उतना ही अधिक रहेगा, ठीक है। मतलब ये लाभ जो आपका उतना ही अधिक रहेगा, जितना ये डिफरेंस रहेगा लागत पे और विक्रय मूल्य पे, लाभ आपको उतना ही अधिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम लोग आगे चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लागत क्या है, ठीक है। लागत यानी कॉस्ट। तो किसी भी वस्तु या सेवा को उत्पादित करने से लेकर उसे बिक्री के योग्य बनाने तक की क्रिया में जो खर्च आता है उस वस्तु या सेवा की लागत कहलाती है, ठीक है। तो किसी वस्तु का अगर हम लोग उत्पादन कर रहे हैं तो उसको
उत्पादन में जो हम लोग का खर्च आएगा वो हम लोग को क्या कहलाएगा, लागत कहलाएगा। यानी इसको यूँ समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको बनाने से लेकर उसका अंतिम लास्ट तक अगर उसको हम लोग बेच रहे हैं तो वहाँ तक का जितना भी प्रोसेस आता है उस प्रोसेस को हम लोग किसमें शामिल करते हैं, लागत में शामिल करते हैं, ठीक है। तो किसी वस्तु या सेवा को उत्पादित करने से लेकर उसे बिक्री योग्य बनाने तक कि जितने भी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जितना भी खर्चा हम लोग का आता है, उन सारे खर्चों को हम लोग अगर एक साथ जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग उस वस्तु या सेवा का क्या कहेंगे, लागत कहेंगे, ठीक है। तो लागत यानी टोटल कॉस्ट जो कि शुरू से प्रोडक्ट बनाने से लेकर उसको सेल करने तक में आता है, ये सारे चीज़ें हम लोग किस में जोड़ देते हैं, लागत में जोड़ देते हैं, ठीक है। अगर लागत को हम लोग क्लासिफाई करें, अगर लागत को हम लोग अलग अर्थों में देखें तो मुख्यतः लागत जो है वो 4 तरह से हम लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मुख्य लागत यानी प्राइम कॉस्ट, कारखाना लागत यानी वर्क कॉस्ट, उत्पादन लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और विक्रय लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये 4 तरह के जो हैं आपको लागत हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका दिया गया है मुख्य लागत यानी प्राइमरी कॉस्ट, इसको भी 2 टुकड़े में आगे बाँटा गया है। पहला है कच्चा माल का लागत और दूसरा है श्रम का लागत, यानी रॉ मटेरियल पे जो लागत आता है, रॉ मटेरियल पे जो कॉस्ट आता है, और दूसरा क्या है, लेबर पे जो कॉस्ट आता है, यानी श्रम पे जो कॉस्ट आता है। कच्चा माल पे जो लागत है उसको भी फर्दर 2 भाग में बाँटा गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष लागत और अप्रत्यक्ष लागत। जो श्रम पे जो आपका लागत है, श्रम, तो श्रम वाला जो लागत है इस पे भी, इसको भी हम लोग फर्दर 2 टुकड़ों में बाँटे हैं। ये है हम लोग का डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष लागत, या और अप्रत्यक्ष लागत यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट। जो कारखाना लागत है आपका, वर्क्स कॉस्ट, इसको भी 2 टुकड़ों में बाँटा गया है, अस्थायी और परिवर्तनशील, यानी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और जो उत्पादन है यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको भी हम लोग 2 भाग में बाँटे हैं, अस्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत। और आगे जो आप लोगों का है विक्रय लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको भी आगे हम लोग 2 भाग में बाँटे हैं, यानी अस्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत। आगे जाके हम लोग देखने वाले हैं कि ये अस्थायी लागत क्या है, परिवर्तनशील लागत क्या है, कच्चा माल पे जो लागत है वो क्या है, सारे चीज़ों को हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखने वाले हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मुख्य लागत की ओर, जो मेन कॉस्ट होता है वो क्या होता है। देखिए, मुख्य लागत यानी प्राइम कॉस्ट। तो मुख्य लागत किसी भी वस्तु के उत्पादन में मुख्य रूप से 2 प्रकार के खर्चे आते हैं। एक होता है कच्चा माल पर और दूसरा जो होता है इन दोनों का योगफल। दूसरा जो होता है वो होता है श्रम, और इन दोनों का जो योगफल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य लागत बोलते हैं। तो पहला क्या हो गया आपका, वस्तु का उत्पादन में एक तो कच्चा माल वाला जो लागत आ गया, दूसरा क्या है, श्रम वाला। तो कच्चा माल और श्रम ये दोनों को मिला के जो लागत आता है उस लागत को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य लागत। और अब देखिए कच्चा माल वाला लागत क्या है, तो वस्तु के उत्पादन में कच्चे माल को पक्के माल में बदला जाता है या इसके स्वरूप में परिवर्तन किया जाता है। यह कच्चा माल भी 2 तरह का होता है, ठीक है। तो वस्तु को बनाने में जो कच्चा माल प्रयुक्त होता है, ठीक है, उस पे जो लागत आता है, इस लागत को भी 2 भाग में बाँटा गया। एक है प्रत्यक्ष लागत। प्रत्यक्ष लागत किसको बोलेंगे? प्रत्यक्ष कच्चा माल वह है जो स्पष्ट तौर पर उसी उत्पाद के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि फर्नीचर के लिए लकड़ी, ठीक है। तो प्रत्यक्ष लागत या फिर प्रत्यक्ष माल वह माल है जो हम लोगों को सीधा-सीधे प्रोडक्ट से संबंधित होता है, मतलब जो जिस चीज़ से प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस चीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ खरीद रहे हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण दिया गया कि हम लोग फर्नीचर अगर मान लें, फर्नीचर से कुछ बना रहे, फर्नीचर जैसा कुछ बना रहे हैं, तो उसके लिए लकड़ी चाहिए, तो बिना लकड़ी के तो फर्नीचर बन नहीं सकता। तो फर्नीचर के लिए जो लकड़ी ले रहे हैं वो क्या होंगे, हम लोग का हो जाएगा, वो होगा कच्चा माल के लिए प्रत्यक्ष खर्चा, ठीक है। कच्चा माल पे जो प्रत्यक्ष खर्चा कर रहे हैं, डायरेक्ट खर्चा कर रहे हैं, मतलब या इसको यूँ कहें जो डायरेक्ट हम लोगों का कच्चा माल है, ठीक है, प्रत्यक्ष कच्चा माल है, वो क्या हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगी, क्योंकि बिना लकड़ी के जो फर्नीचर हम लोग नहीं बना पाएँगे, ठीक है। तो प्रत्यक्ष कच्चा माल वो है जो स्पष्ट तौर पर उसी उत्पाद के लिए उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। उसी जो उत्पाद बना रहे हैं उसी के लिए उपयोग में हम लोग उसको लाएँगे। और देखिए इसका एग्ज़ाम्पल दिया है कि कपड़े के लिए कपास, ठीक है। तो अगर कपड़ा बना रहे हैं तो उसके लिए जो कपास आएगा, बिना कपास के कपड़ा नहीं बना सकते, ठीक है। तो कपड़े के लिए जो कपास होगा वो क्या होगा, प्रत्यक्ष कच्चा माल होगा। चीनी के लिए गन्ना, ठीक है, गन्ना से अगर हम लोग चीनी निकाल रहे हैं तो गन्ना क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष कच्चा माल हो जाएगा। दूसरा तो दिया गया हम लोग का अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। इसमें क्या है देखिए, अप्रत्यक्ष कच्चा माल वह है जो पूर्ण रूप से इस उत्पाद में प्रयुक्त नहीं होता है, ठीक है। मतलब डायरेक्टली उसका हम उसको यूज़ नहीं कर रहे, बल्कि वो सपोर्टिंग में है। बल्कि इसका कुछ हिस्सा उसमें लगता है, जैसे कि फर्नीचर में के लिए, ठीक है। अगर हम लोग फर्नीचर का ही एग्जांपल लेते हैं तो उसमें फर्नीचर को बनाने के लिए गोंद वगैरह लगेगा, कील वगैरह जो लगेगा, वो डायरेक्ट उससे संबंधित नहीं है, बल्कि इनडायरेक्टली उससे संबंधित है, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा, ये जो माल हो जाएगा, ये अप्रत्यक्ष कच्चा माल का उदाहरण है, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें देखिए, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो कच्चा माल है वो भी दो तरह का होता है, प्रत्यक्ष कच्चा माल और अप्रत्यक्ष कच्चा माल। प्रत्यक्ष कच्चा माल वो होगा जो डायरेक्टली उस सामान को बनाने में यूज हो रहा है, और अप्रत्यक्ष कच्चा माल वो होगा कि जो उसको सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष कच्चा माल। आगे देखिए दिया गया है मुख्य लागत में, पहला तो हो गया आपका कच्चा माल, और दूसरा क्या है हम लोगों का श्रम। श्रम किसको बोलेंगे, देखिए श्रम यानी लेबर। तो कच्चे माल को पक्के माल में बदलने के लिए श्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो हम लोग सामान बना रहे हैं उसको बनाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। ठीक है, तो उस पर जो हम लोग व्यक्ति लगाएंगे, जो पर्सन लगाएंगे, वो क्या कहलाएंगे हम लोग का, श्रम। तो यह जो मतलब सामान बन रहा है उसको बनाने में जो लोग लगे हों उसको हम लोग किस में लगते हैं, श्रम में रखते हैं। श्रम भी दो तरह से होता है, या तो प्रत्यक्ष श्रम होगा या फिर अप्रत्यक्ष श्रम होगा। प्रत्यक्ष श्रम या फिर डायरेक्ट लेबर किसको बोलेंगे, देखिए माल तैयार करने में जो श्रम सीधे स्पष्ट रूप से उसी माल पर लगा है उसे प्रत्यक्ष श्रम कहेंगे। मतलब अगर जो हम लोग का प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली जो व्यक्ति लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष श्रम बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं तो फर्नीचर तैयार करने में जो कारीगर लगा हुआ है वो कारीगर हम लोग का किस में आ जाएगा, प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट श्रम में आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो उससे डायरेक्टली संबंधित नहीं होंगे, जैसे कि देखिए अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट। कुछ श्रम ऐसे हैं जो सीधे तौर पर इस उत्पाद पर नहीं लगता बल्कि इसका थोड़ा अंश ही इस पर लगता है, जैसे कि सुपरवाइजर या प्रबंधक। ठीक है, तो सुपरवाइजर जो है, प्रबंधक जो है, वो वर्क प्लेस पूरे वर्क प्लेस का ध्यान रखते हैं। ठीक है, सुपरवाइजर जो है बहुत सारे काम का ध्यान रखते हैं। तो सुपरवाइजर जो आ जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का अप्रत्यक्ष श्रम। ठीक है, जो डायरेक्टली उससे संबंधित नहीं है। तो ये भी हम लोग देख लिए मुख्य लागत दो प्रकार से, पहला हो जाएगा कच्चा माल, दूसरा हो गया श्रम। कच्चा माल भी दो दो प्रकार का, प्रत्यक्ष या और अप्रत्यक्ष। और जो श्रम भी है वो भी दो प्रकार का हम लोग देखे, प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले स्लाइड पर और बढ़ते हैं। देखिए अगला जो स्लाइड दिया गया है हम लोगों का, कारखाना लागत। ठीक है, कारखाना लागत किसको बोलते हैं, वर्क्स कॉस्ट किसको बोलते हैं। तो कारखाने के अंदर होने वाला जो लागत कारखाने के अंदर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कारखाना लागत बोलते हैं। देखिए कच्चा माल श्रम की सहायता से कारखानों में विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए एक पक्के माल में बदला जाता है। इस स्तर पर अर्थात कारखाने में जो भी खर्च होते हैं उसे कारखाना उपरिव्यय यानी वर्क्स ओवरहेड कहा जाता है। इसे जब मुख्य लागत में जोड़ दिया जाता है तो यह कारखाना लागत कहलाता है। यह भी दो तरह का होता है। ठीक है, तो कारखाना लागत में क्या आ जाएगा, मतलब कच्चा माल जो बन रहा है उसमें जो श्रम लगे हुए हैं। ठीक है, और जो कच्चा माल हम लोगों को लग रहा है, और इस स्तर पर कारखाना में जो खर्च हो रहा है, जब ये सभी चीज़ों को जब एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कारखाना लागत। और अच्छा से एक बार देखिए, तो कच्चा माल श्रम की सहायता से कारखानों में विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरते हुए पक्के माल में बदलता है। इस स्तर पर अर्थात कारखाने में जो भी खर्च आता है, तो मतलब उसमें कारखाने के अंदर जो खर्च आ रहा है, श्रम पे जो हम लोग खर्च किए वो तो अलग हो गया, कच्चा माल पे जो हम लोग खर्च किए वो तो अलग हो गया। ठीक है, इसके साथ कारखाने के अंदर जो खर्चा हो रहा है श्रम और कच्चा माल के अलावे, उसको अगर हम लोग जोड़ देते हैं हमारे पुराने लागत पर, श्रम के साथ और कच्चा माल के साथ, तो ये तीनों लागत को मिलाकर हम लोग एक अर्थ में क्या बोलते हैं, कारखाना लागत बोलते हैं। समझ में आया, मतलब कच्चा माल वाला लागत और श्रम वाला लागत प्लस कारखाने के अंदर होने वाला लागत, तीनों को जब एक साथ में हम लोग जोड़ देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कारखाना लागत यानी वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, ये भी दो तरह का है, अस्थाई और परिवर्तनशील। अस्थाई यानी कारखाने का वह खर्च जो उत्पादन हो या ना हो लगेगा ही। ठीक है, उसे अस्थाई कारखाना लागत कहा जाता है, जैसे फैक्ट्री का किराया, बिजली का बिल, ठीक है, रख रखाव खर्च। तो अगर हम लोग कोई सामान बना रहे हैं तो सामान चाहे हम लोग का कंपनी में बने या ना बने, जो हम लोग का रेंट आ रहा है, रेंट तो लगने ही वाला है, जो इलेक्ट्रिक ड्यूटी आ रही है, इलेक्ट्रिक खर्च भी लगने वाला, पानी का खर्च जो आ रहा है, तो ऐसा खर्च, ऐसा कॉस्ट जो आपका प्रोडक्शन पर निर्भर नहीं करता है, यानी आप सामान बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, किसी भी हाल में वो आ ही रहा है, वो खर्चा हो ही रहा है, तो ऐसे लागत को हम लोग क्या बोलेंगे, अस्थायी लागत। और परिवर्तनशील लागत में क्या आ जाएगा, जो सीधे सीधे आपको उत्पादन से संबंधित होगा, जैसे कि देखिए वह खर्च जो उत्पादन बढ़ने से बढ़ता है और घटने से घटता है। उदाहरण के लिए ह्रास या ईंधन कर सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग अगर मान लीजिए प्रोडक्शन कुछ ऐसा है जिसमें हम लोग को कोई भट्टी टाइप का है, या फिर जैसे कुछ गला रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग आयरन और से आयरन बना रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भट्टी रहता है ये को पिघलाने के लिए।
तो जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा हम लोग को ईंधन लगेगा उसको जलाने के लिए। तो ये ऐसा कॉस्ट है जो परिवर्तनशील है, यानी उत्पादन बढ़ेगा तो ये खर्चा बढ़ेगा, उत्पादन घटेगा तो ये खर्चा घटेगा। तो ऐसा लागत जो कंपनी की यानी कारखाने के अंदर होता है, लेकिन उत्पादन से उसका डायरेक्ट संबंध होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परिवर्तनशील लागत होता है, यानी वो बढ़ते और घटते रहता है, उत्पादन पर निर्भर करता है। और अस्थायी लागत क्या हो गया, जो उत्पादन से जिसका कोई संबंध नहीं है, आप उत्पादन करें या ना करें, आपका जो रेंट जो लगता है वो लगने वाला ही है। तो ऐसे कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे खर्च को क्या बोलते हैं हम लोग, अस्थायी लागत बोलते हैं। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या आएगा देखिए। तो उत्पादन लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कारखाना लागत में कार्यालय का खर्च यानी ऑफिस ऑफिस ओवरहेड जोड़ देने पर इसका योगफल उत्पादन लागत कहलाता है। तो इससे पहले हम लोग कारखाना लागत देखें कि कारखाना में जो खर्चा आता है, ठीक है। तो अगर कारखाना लागत को हम लोग ऑफिस का खर्चा के साथ जोड़ देंगे, यानी चूंकि देखिए, चूंकि कंपनी में हम लोग केवल ऐसा नहीं कि कारखाने में काम करने वाले ही लोग हैं या फिर केवल कारखाना है उससे प्रोडक्शन हो रहा है, उस प्रोडक्शन को पूरी तरह से संभालने के लिए कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ऑफिस लेवल पर काम करते होंगे, ठीक है, और उनका भी कुछ खर्चा आता होगा। तो ऐसा खर्च जो हम लोग को ऑफिस लेवल पर होता है, जैसे कि ऑफिस में जो स्टाफ रखे होंगे हम लोग, ठीक है, जो एंट्री करते होंगे, सैलरी शीट बनाते होंगे, मैनेजर जो होगा, ठीक है, इस तरह के जो लोग होंगे, क्योंकि ये ऑफिस में बैठते हैं, तो इन पे जो हम लोग का खर्चा जो आता है उसको हम लोग को ऑफिस ओवरहेड के नाम से, मतलब इसको ऑफिस है ओवरहेड इनको कहा जाता है, कार्यालय का खर्च कहा जाता है। तो जब कारखाना लागत पे यानी फैक्ट्री कॉस्ट पे हम लोग क्या जोड़ दे रहे हैं, ऑफिस ओवरहेड को जोड़ दे रहे हैं, तो इस कुल को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादन लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए ये भी जो है दो तरह का होता है, पहला है फिक्स और दूसरा है परिवर्तनशील। तो फिक्स वाला में यानी अस्थायी में क्या आ जाएगा, वैसा कार्यालय व्यय जो उत्पादन के घटने और बढ़ने से अप्रभावित रहे उसे अस्थायी कार्यालय व्यय कहा जाता है। यानी ऐसा कार्यालय व्यय जिसका प्रोडक्शन से संबंधित प्रोडक्शन से सीधा संबंध नहीं है, यानी आप प्रोडक्शन करें या ना करें आपको सैलरी जो है स्टाफ को देना ही होगा। तो ऐसा कॉस्ट जो आ गया, ऐसा लागत जो आएगा, उस लागत को हम लोग क्या बोलेंगे, अस्थायी लागत बोलेंगे। ठीक है। दूसरा जो है वह है परिवर्तनशील लागत यानी वेरिएबल लागत। ये भी बिल्कुल उसी तरह का है, मतलब यानी ये परिवर्तनशील लागत क्या होगा, आपका सीधा सीधी प्रोडक्शन से संबंधित होगा। आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, परिवर्तनशील लागत भी बढ़ेगा, आपका प्रोडक्शन घटेगा, परिवर्तनशील लागत भी घटेगा। तो उत्पादन लागत भी दो तरह से, अस्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत। उत्पादन लागत और देखिए परिवर्तनशील लागत को हम लोग किस तरह से देख सकते हैं, यानी आपका जितना ज़्यादा उत्पादन करेंगे आपका जो लागत आएगा उतना उतना ही बढ़ते जाएगा। ठीक है। तो उत्पादन लागत में क्या आ गया आपका, ऑफिस का खर्चा प्लस ऑफिस का खर्चा के साथ साथ आपका जो इससे पहले हम लोग देखे थे फैक्ट्री का खर्चा, तो दोनों को अगर हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पादन लागत यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आगे देखिए दिया गया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी माल बिक्री लागत। ठीक है। देखिए अभी तक हम लोग कहाँ तक आ गए, हम लोग सामान बना लिए, पे रॉ मटेरियल पे खर्चा किए, श्रम पे खर्चा किए, कारखाने में खर्चा किए, ऑफिस लेवल पर खर्चा किए। अब मतलब समझिए कि हम लोगों का सामान जो है बनकर रेडी हो गया जिसको अब हम लोग बेचने वाले हैं। तो केवल सामान बना लेने, प्रोडक्ट बना लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसको एक उद्यमी को मार्केट के साथ इंट्रोडक्शन उसको कराना पड़ता है, मार्केट के साथ उसको परिचय कराना पड़ता है, लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना पड़ता है। तो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो जाने के बाद यानी उत्पादन हो जाने के बाद जो खर्चा आता है सेल तक में, उन सारे खर्चों को हम लोग किस में शामिल करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में शामिल करते हैं। देखिए माल बिक्री लागत यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, माल उत्पादित हो जाने के बाद अब इसे बेचने की तैयारी की जाती है। इसे बेचने में भी अनेक खर्च जैसे कि विज्ञापन, ठीक है, सबसे पहले क्या देखिए इसमें क्या आ जाता है, विज्ञापन आ जाता है, विक्रेता का वेतन और कमीशन आ जाता है, गोदाम यानी गोदाम में जो जिस गोदाम में रखते हैं सामान बना के तो उसका खर्चा आ जाता है, पैकिंग का खर्चा आ जाता है, बीमा का खर्चा आता है, जिन्हें विक्रय और वितरण यानी उपरिव्यय सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कहा जाता है। जब उत्पादन लागत में इस खर्च को जोड़ दिया जाता है तो यह कुल माल विक्रय लागत यानी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहा जाता है। देखिए अभी तक हम लोग बात किए थे श्रम पर होने वाले लागत को, अभी तक हम लोग बात किए थे रॉ मटेरियल पर होने वाले लागत की, अभी तक हम लोग बात किए कारखाना में होने वाले खर्च के बारे में, और लास्ट में हम लोग जस्ट अभी बात किए कि जो ऑफिस में होने वाला खर्चा है, कारखाना में होने वाला खर्चा, ऑफिस में होने वाला खर्चा, कच्चा माल पर होने वाला खर्चा, श्रम पर होने वाला खर्चा
और अब जब प्रोडक्ट बन गया है तो उसको बेचने पर होने वाला खर्चा, ये सबको अगर एक साथ जोड़ देंगे तो ये हम लोग का बनता है माल विक्रय लागत, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी हम लोग सामान बना लिए हैं, बनाने के बाद अब बेचना है, तो बेचने के लिए कोई होंगे सेल्स पर्सन जो सामान को बेचेंगे, सामान का विज्ञापन कराना कराना होगा, लोगों को जानकारी देना होगा, विक्रेता को कमीशन देना होगा, ठीक है। किसी एक गोदाम में आपको सामान रखना होगा, उसका रेंट देना होगा, उसको पैकिंग का व्यवस्था करना होगा, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पे खर्चा होगा, उसका बीमा कराना होगा। तो ये सारा खर्चा हम लोग का आ जाता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में, ठीक है। यानी सेलिंग पे और डिस्ट्रीब्यूशन पे जो खर्चा आता है उसको बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो ये सारे खर्चा और पिछले जो खर्चा हम लोग देख लेंगे, ये सारे खर्चे अगर एक साथ जोड़ दें तो ये बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो इसको भी दो तरह से यानी दो भाग में बांटा गया, अस्थाई और परिवर्तनशील। अस्थाई वही है, देखिए कुछ बिक्री हुए बिल्कुल स्थिर होते हैं, जैसे विक्रेता का वेतन और गोदाम का किराया, ठीक है। अगर आप सामान बनाएं तो आप सामान बना लिए, अब सेल्स पर्सन को दे दिए बेचने के लिए, आपका सामान कम रहे या ज़्यादा रहे, सेल्स पर्सन का सैलरी आपको देना ही है, ठीक है। तो बिक्री का तो वेतन जो है विक्रेता का, या फिर जिस गोदाम में आप रख रहे हैं तो उस गोदाम का जो किराया है, ये दोनों क्या है आपको स्थिर रहेगा, फिक्स रहेगा। यानी आपका प्रोडक्शन घटे या बढ़े, आपको उतना वेतन या उतना रेंट जो है आपको देना ही है। तो ये जो किस में आ जाएगा हम लोगों का अस्थायी यानी फिक्स में आ जाएगा। परिवर्तनशील में क्या आ जाएगा, तो ऐसे बिक्रे व्यय या फिर ऐसे व्यय व्यय जो कि आपका बिक्री की मात्रा के साथ बढ़ते और घटते रहते हैं। यानी आपका सेल्स बढ़ेगा तो आपका खर्चा बढ़ेगा, आपका सेल्स घटेगा तो आपका खर्चा घटेगा। जैसे कि आप विक्रेता का वेतन जो सेल्स सॉरी विक्रेता का जो कमीशन रहेगा, अगर किसी प्रोडक्ट को आप सेल पे कमीशन दे रहे हैं, यानी अगर मान लीजिए कोई सामान 100 पे बेच रहा है तो उसमें 10 रुपया या 5 रुपया अगर सेल्स पर्सन को दे रहे हैं, तो आपका जितना ज़्यादा सेल्स होगा उतना ज़्यादा कमीशन देना होगा, ठीक है। पैकिंग पर भी खर्चा आता है, जितना ज़्यादा सामान आप बेचेंगे उतना ज़्यादा पैकिंग करके देना होगा, ठीक है। तो ये ऐसे खर्च जो परिवर्तन होते हैं आपके विक्रय पर निर्भर रहते हैं तो उसको बोलेंगे परिवर्तनशील लागत, और ऐसा लागत जो विक्रय पर निर्भर नहीं रहता उसको बोलेंगे अस्थायी लागत, ठीक है। तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग पढ़े प्राइम कॉस्ट यानी मुख्य लागत। मुख्य लागत में हम लोग दो चीज़ें देखे, रॉ मटेरियल पर होने वाला खर्चा और लेबर पर यानी श्रम पर होने वाला खर्चा। फिर देखे हम लोग कि इसको भी दो हिस्से में बांटा गया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, और लेबर को भी दो हिस्से में बांटा गया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। फिर हम लोग देखे कारखाना लागत। कारखाना लागत में क्या था कि जो कच्चा माल पे खर्चा की, श्रम पे जो खर्चा की, प्लस कारखाना में जो खर्चा की, उनको तीनों को अगर एक साथ जोड़ दिया तो उसको हम लोग क्या बोले, कारखाना लागत। कारखाना लागत को भी हम लोग दो भागों में बांटे, अस्थायी और परिवर्तनशील। आगे हम लोग क्या देखें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन पे जो हम लोग का खर्चा आ जा रहा है, ठीक है। वो ये भी हम लोग दो हिस्सा में देखे, अस्थायी और परिवर्तनशील। और अंतिम में जो हम लोग देखे वो क्या था, हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यानी विक्रय लागत। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में क्या आ जाएगा, इसको भी दो भाग में बांटे, अस्थायी और परिवर्तनशील, ठीक है। तो ये सारे जो कॉस्ट है, जितना भी लागत, मुख्य लागत, कारखाना लागत, उत्पादन लागत और विक्रय लागत, ये चारों चीज़ों को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। और ये चारों चीज़ें शामिल मतलब किस प्रोसेस में शामिल है, उस प्रोसेस में शामिल है जहाँ पर हम लोग किसी प्रोडक्ट को बना रहे हैं और लास्ट में एट द एंड हम लोग प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो एक टॉपिक है स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में आप लोगों को अंतर पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा अच्छा से देखिए। देखिए स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में क्या अंतर है। हालांकि इससे पहले जो हम लोग देखे उनमें स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत को हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा हम लोग इसको अभी समझने में। देखिए स्थिर लागत यानी फिक्स कॉस्ट और परिवर्तनशील लागत यानी वेरिएबल कॉस्ट। तो उत्पादन के स्थिर साधनों पर किए जाने वाले खर्चे को स्थिर लागत कहते हैं। तो उत्पादन का जो स्थिर साधन है उन पे अगर हम लोग खर्चा कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्थिर लागत बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग देख लिए थे इससे पहले कि जो ये रेंट वगैरह है, गोदाम का जो रेंट वगैरह है, स्टाफ का जो सैलरी वगैरह पर है, ठीक है। तो ये सारे हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्थिर लागत है, जो स्थिर साधन पर खर्चा किया जा रहा है, जो कि आपका चेंज नहीं हो रहा है। और दूसरा दिया गया है परिवर्तनशील लागत में कि उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों पर किए जाने वाले खर्चे जो है वो परिवर्तनशील लागत कहलाते हैं। यानी जो हम लोग देख रहे हैं कि कच्चा माल खरीद रहे हैं तो ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा लागत आएगा, कम खरीदेंगे तो कम लागत आएगा, ठीक है। तो मतलब ऐसे 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 चीज़ों पर अगर हम खर्चा कर रहे हैं जो कि चेंज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं,
तो उन चीज़ों पे जो खर्चा करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं परिवर्तनशील लागत, ठीक है। मतलब अस्थायी लागत ऐसी चीज़ों पर खर्चा हो रहा है जो अस्थायी हैं, स्थिर हैं, चेंज नहीं हो रहे। और परिवर्तनशील लागत यानी ऐसी चीज़ों पर हम लोग खर्चा कर रहे हैं जो कि चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, फिर कम हो रहे हैं, फिर बढ़ रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। दूसरा दिया कि उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं, ठीक है। तो जो स्थिर लागत होते हैं उनको वाकई में उत्पादन से बहुत ज़्यादा कोई संबंध नहीं होता है। आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, रेंट तो आपको देना ही है, ठीक है। जो स्टाफ रखे हैं उसका सैलरी आपको देना ही है, आपको प्रोडक्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो जो अस्थायी स्थिर लागत जो होती है उनका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन जो परिवर्तनशील लागत होती है वो सीधी तौर पर उत्पादन से ही संबंधित होती है, ठीक है। तो परिवर्तनशील लागत है उत्पादन की मात्रा के घटने और बढ़ने के साथ साथ बढ़ती है और घटती रहती है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज़्यादा परिवर्तनशील लागत आएगा, जितना कम प्रोडक्शन होगा उतना कम आपका परिवर्तनशील लागत रहेगा, ठीक है। तो इनका संबंध उत्पादन से सीधे तौर पर आता है। तीसरा दिया है कि ये कभी भी उत्पादन ना होने पर भी शून्य नहीं होती। तो आपका रेंट कभी कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं होगा। तो रेंट और शून्य तो होने का कोई सवाल ही नहीं होता, आप उत्पादन करें ना करें, ठीक है। लैंडलॉर्ड यानी जो जिनसे आप किराया ले रहे हैं, मतलब जिनको किराए पे दिए हैं, उनको उससे कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है। उत्पादन करने पर भी आपको रेंट देना होगा, नहीं करने पर भी आपको रेंट देना होगा। जो आप स्टाफ रखे होंगे उनको तो सैलरी देना ही होगा, चाहे आपको प्रोडक्शन करें या ना करें, ठीक है। तो इन ये कभी शून्य नहीं हो सकती, लेकिन परिवर्तनशील लागत ऐसी लागत है जो कि आपको उत्पादन बंद कर देने पर शून्य हो जाएगी। आप अगर उत्पादन ही नहीं करेंगे तो आप रॉ मटेरियल खरीद के क्या करेंगे? कच्चा माल खरीद के क्या करेंगे? ठीक है? और जब आप कच्चा माल खरीदना बंद कर देंगे, तो कच्चा माल पर होने वाला खर्चा आपका ज़ीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो परिवर्तनशील लागत जो है शून्य हो सकती है, लेकिन स्थिर लागत शून्य नहीं हो सकती। चौथा दिया कि फर्म स्थिर लागतों की हानि उठाकर भी उत्पादन जारी रख सकता है, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिए, कारखाने या भवन का किराया और प्रबंधक का तो फर्म क्या हो सकता है, उत्पादन लागत पे अगर उसको हानि लग रहा है, ठीक है, तो उसको हानि उठाकर भी वो उत्पादन कर सकता है। लेकिन एक फर्म तब तक उत्पादन जारी रखता है जब तक कि उसे परिवर्तनशील लागत के बराबर कीमत अवश्य मिले। लेकिन अगर मान लीजिए कोई सामान हम खरीद रहे हैं 10 रुपया में और उसको हम मेरे को बेचना पड़े 8 रुपया में, तो हम जाहिर सी बात है उस चीज़ को बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका स्थिर लागत है वो आपको इससे संबंधित नहीं होगा, भले उसका आपको हानि हो रहा है लेकिन फिर भी आपको ये स्थिर लागतें देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम जो लॉस हो रहा था हम लोग परिवर्तनशील लागत को सीधा सीधी बंद कर देंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए दिया गया कि स्थिर लागत में कारखाने का भवन का किराया आ जाएगा, प्रबंधक का वेतन आ जाएगा, और परिवर्तनशील लागत में क्या आ जाएगा, जो श्रम पे खर्चा कर रहे हैं, जो कच्चा माल पे खर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है टॉपिक इससे आता है क्वेश्चन की स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर स्पष्ट करें, या फिर स्थिर लागत या परिवर्तनशील लागत में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए दिया गया है कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। एक दो 2 नंबर या 3 नंबर में अवसर लागत पूछा जाता है, कई बार संयुक्त लागत पूछा जाता है, औसत लागत पूछा जाता है और सीमांत लागत पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो है अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। तो व्यवसाय की किसी संपत्ति के प्रयोग यदि अन्यत्र किया जाता या फिर अन्यत्र किया गया हो, तो इससे जो प्राप्ति होती है उसे उस संपत्ति का अवसर लागत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देख लीजिए, मशीन का प्रयोग स्वयं नहीं करके यदि इसे भाड़े पर लीज पर दे दिया जाता है, तो जितनी रकम मिलती है यह रकम उस मशीन की अवसर लागत कहलाती है। तो अवसर लागत मान लीजिए, हम लोग कोई सामान यूज कर रहे हैं या फिर किसी चीज़ पे हम लोग खर्चा कर रहे हैं, तो उस चीज़ पे ना करके किसी और चीज़ पे अगर हम लोग उसको लगाते हैं, तो उससे उस पे जो खर्चा होता है या फिर उससे जो कॉस्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवसर लागत, ठीक। तो एक चीज़ के एक चीज़ को छोड़ के किसी और चीज़ पे अगर हम लोग अ, खर्चा करें तो वो खर्चा कितना आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे एग्जांपल में दिया गया कि हम लोग कोई मशीन का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यूज़ कर रहे हैं तो मशीन का यूज़ हो रहा है, तो हम लोग का क्या होगा, अपना जो भाड़ा जो है मान लो किसी और मतलब किसी और जगह नहीं दे रहे हैं, अपना सामान आप खुद यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भाड़ा बच जा रहा है। लेकिन अगर उस मशीन को हम लोग कहीं और दे देते और उससे जो हम लोग का इनकम आता, वो जो भाड़ा आता है, तो उस भाड़ा को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका अवसर लागत बोलेंगे, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलेंगे, ठीक है। अवसर लागत को इस अर्थ में भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर हम लोग कोई एक काम कर रहे हैं, उसको छोड़ के कहीं अगर कहीं और दूसरा काम कर रहे हैं, तो उस पे जो हम लोग का आएगा उसको क्या बोलेंगे, अवसर लागत। और इसको थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप कहीं पर एक जॉब कर रहे हैं, आपको 10,000 मिल रहा है, ठीक है। और आपको कहीं और एक ऑफर भी है कि उस जॉब को छोड़ के अगर कहीं और जॉब करते हैं आपको मिलेगा 15,000। तो ये जो 15,000 है, ये इस जॉब का क्या होगा, अवसर लागत, मतलब अवसर
या फिर अवसर लागत इस तरह से कहलाएगा, ठीक है। मतलब एक को छोड़ के अगर कहीं और दूसरा चीज़ में आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो उस जगह हम लोग का क्या हो जाएगा, अवसर लागत, ठीक है। दूसरा दिया संयुक्त लागत। देखिए जॉइंट कॉस्ट क्या है, जब एक ही साथ दो या दो से अधिक उत्पाद तैयार होते हैं तो कुछ खर्चे तो प्रत्येक उत्पाद के अलग अलग होते हैं, जिन्हें पृथक लागत कहते हैं, किंतु कुछ लागतें सभी उत्पाद के लिए सामान्य होती है, ये संयुक्त लागत, ठीक है। तो अगर एक साथ दो चीज़ बना रहे हैं तो कुछ ऐसे कॉस्ट तो होंगे जो दोनों में अलग अलग होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉस्ट होंगे तो दोनों का समान होगा, उनमें हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे कॉस्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, संयुक्त लागत कहेंगे, ठीक है। अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है औसत लागत को, एवरेज कॉस्ट पूछा जाता है कई बार। तो एवरेज जैसे कि नाम से ही है कि जब कुल लागत को उत्पादन की इकाई से भाग दिया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, औसत लागत कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई सामान जो बना रहे हैं वो 100 बना रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए 100 सामान बना रहे हैं, और एक जो सामान सॉरी कुल मान लीजिए लागत जो आपका आ रहा है वो 100 रुपये आ रहा है, और टोटल आप सामान जो बना रहे हैं वो 10 बना रहे हैं, तो इसको अगर आप इससे डिवाइड करते हैं तो ये 10 जो आता है ये आपका क्या कहलाता है, एवरेज कॉस्ट कहलाता है, ठीक है। तो औसत लागत क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, जब कुल लागत को उत्पादन की इकाई से भाग दिया जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवसर लागत बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है, सीमांत लागत। तो मार्जिनल कॉस्ट, तो उत्पादन की मात्रा में एक और इकाई वृद्धि करने पर कुल लागत में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं, इसे वृद्धि लागत या इंक्रीमेंटल कॉस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको इस तरह से आप समझ लीजिए, मान लीजिए हम लोग पहले कोई सामान 10 सामान बना रहे थे, तो उस पर कॉस्ट जो आ रहा था आपका 100 रुपये आ रहा था। अगर हम लोग इस 10 से इसको 11 कर दे, कोई एक सामान बना रहे हैं एक्स्ट्रा 11 कर रहे हैं, तो उस पर जो कॉस्ट आएगा, मान लीजिए वो 110 आ रहा है या फिर 108 आ रहा है, 109 आ रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा आया 10, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा उत्पादन करने पर जो कॉस्ट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीमांत लागत या मार्जिनल कॉस्ट कहेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और इस तरह का वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे लाने के लिए, और बिलीव मी कि ये जो टॉपिक है आप लोगों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है और आने वाले एग्जाम में भी आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।